हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर फंक्शन का आज लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने। लेक्चर नंबर 4 में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के आगे स्टार्ट होता है अब आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन भी दशमलव भागफलन बोलते हैं, जिसको हम दशमलव भागफलन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है आपका। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और दशमलव भागफलन दो ये बहुत मोस्ट हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज कम होता है और क्वेश्चंस भी उस पर कम आते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज अपन लेक्चर नंबर 5। सो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम दशमलव भागफलन। फलन ध्यान से देखेंगे। सब दशमलव भागफलन, सबसे पहले तो इसे कैसे निरूपित करते हैं, इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर पॉइंट से निरूपित किया जाता है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर पॉइंट से निरूपित करते हैं। अब नाम के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें, दशमलव मतलब दशमलव वाले, कौन से अंक? दशमलव वाले। अब भाई दशमलव में जो संख्याएं होती हैं वो कैसे, जैसे हम स्टार्ट करते हैं 0.1, तो 0.1 दशमलव का है, 0.2, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 और फिर उसके बाद 1 आ गया पूर्णांक। 1 का दशमलव क्या हो जाएगा? 0। फिर 1.1 मतलब वापस हम 0.1 पर पहुंच जाएंगे। तो क्या लिखते हैं? दशमलव भागफलन fx इक्वल टू, इसको इस टाइप से लिखा जाता है। हमेशा याद रखना है दशमलव भाग जो फलन होता है वो आपका 0 से 1 के बिटवीन होता है। मैंने अभी आपको बताया था 0.1, 1 के बाद वापस वही संख्याएं रिपीट होने लगती हैं, 0.1, 0.2। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू क्या होता है आपका? x इक्वल टू होता है x माइनस बॉक्स x, जहां बॉक्स GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ये इसकी मेन डेफिनेशन होती है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। मतलब जैसे x के अंदर यहाँ पर हम बोलें, जैसे एग्जाम्पल ले लें छोटा सा, एग्जाम्पल फर्स्ट जैसे लिया हमने, एक एग्जाम्पल लिया। जैसे यहाँ पर आपसे बोला गया कि भाई 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए। तो 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट हम कैसे निकालेंगे? x की जगह 2.3 रख दें, माइनस बॉक्स के अंदर 2.3 रख दें। तो 2.3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 0.3। तो 2.3 का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो क्या है? 0.3। तो मतलब जो वैल्यू आपको दी जाएगी उसमें से हम पूर्णांक को हटा देंगे। किसको हटा देंगे? पूर्णांक को हटा देंगे। ऐसे ही अगर हम से बोला जाए कि माइनस का 1.6 का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए भाई, अगर माइनस 1.6 का हमें फ्रैक्शनल पार्ट बताना है तो कैसे बताएंगे? रखें आप इसमें कि माइनस का 1.6
माइनस बॉक्स के अंदर भी माइनस का 1.6, तो कितना आएगा माइनस का 1.6 माइनस, और माइनस का 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2 होगा। कितना होगा, -2। तो माइनस का 1.6 प्लस 2 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.4। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे जब भी कोई नेगेटिव संख्या दी जाए, जैसे माइनस का 1.6 था, तो मैंने इसके 0.6 को 1 में से घटा दें। अब ऐसे ही अगर भाई बोला जाए कि माइनस का 0.9, भाई माइनस का 0.9 है, तो अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो नेगेटिव है एक, तो 0.9 को हम 1 में से घटा देंगे, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.1 आएगा। इसी टाइप से आप और देखें, जैसे 2 है, तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, क्योंकि इसको हम 2.0 लिखेंगे, तो 2 का मतलब जो भी इंटीजर्स होंगे, जैसे -1 हो, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी क्या होगा, आपका 0 होगा। कितना होगा, 0। तो और 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। कितना होगा, 0.2। माइनस का 4.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, 0.2 को 1 में से आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8। तो इस टाइप से आप मतलब आप देख सकते हैं, जो फ्रैक्शनल की जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है, फ्रैक्शनल पार्ट का जो मान होता है, वो सदैव 0 से 1 के बिटवीन होता है। किसके बिटवीन होता है, 0 से 1 के बिटवीन होता है। कभी भी 1 या 1 से बड़ा नहीं होगा और कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। मतलब ऑलवेज ये पॉजिटिव होता है। ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को, क्योंकि फ्रैक्शनल की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। चलिए अब हम इसी में ही और बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। इसके ग्राफ पर बात करते हैं, इसका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब जो रेंज होती है इसकी, भाई ये क्या होती है, 0 से 1, ये इसकी क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। और रेंज सदैव किस अक्ष पर देखी जाती है, वाई अक्ष पर। तो निश्चित बात है ये ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाएगा, 1 पर पोलो लगाएंगे, क्योंकि 1 तक भी नहीं जाएगा कभी भी। अब यहाँ पर आप मार्क कर दें, ये आपने 0 मार्क कर दिया। दूसरा पेन ले लेते हैं, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका -1, यहाँ पर -2, ठीक है, और ये बन रहेगा। अब इसका ग्राफ, जैसे 0 से हम चलेंगे आगे, तो 0 से जब आप आगे चलेंगे तो ये कहाँ तक पहुंचेगा, 1 पर नहीं पहुंचेगा, 1 से फिर ये वापस आ जाएगा, इस टाइप, फिर ये वापस आ जाएगा, 2 से बढ़ना स्टार्ट होगा, इस टाइप से। ऐसे ही -1 से 1, और यहाँ पर तो ये ग्राफ बनता है इसका। मतलब हर इंटरवल के बाद, मतलब 0 से 1 के बीच में, 0 से आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये 1 के नजदीक तक जाएगा, और जैसे ही 1 पर पहुंचेगा तो तुरंत फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ पर आ जाएगा, वापस 1 पर, फिर 1 से बढ़ेगा, फिर 2 पर वापस आ जाएगा, फिर 2 से, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी कभी भी 1 या 1 से अधिक नहीं होगी। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं इसकी, सबसे पहले हम इसके डोमेन पर बात करते हैं। भाई x के मान तो आप कुछ भी रख सकते हैं, तो डोमेन तो क्या हो गई, r हो गई। रेंज क्या होती है इसकी, रेंज होती है 0 तो क्लोज्ड इंटरवल में और 1, और ये मैनी वन फंक्शन होता है, क्योंकि
मैनी वन फंक्शन क्यों होगा? क्योंकि बहुत सारे मानों के लिए, जैसे 2 पर भी 0 देगा, 3 पर भी 0 देगा, 4 पर भी 0 देगा, 5 पर भी 0 देगा, मतलब यानी कितने सारे इंटीजर्स पर 0 देगा, मतलब बहुत एक्स के बहुत मान के लिए हमें y का केवल और केवल सिंगल मान मिलेगा। तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे? मैनी वन फंक्शन लिखेंगे। अब एक जरूरी सूचना यहाँ इसके लिए ध्यान रखना है, इधर नहीं आ पाएगी, इसीलिए अपन इसको नोट में डाले देते हैं, और नोट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं भाई। पहला नंबर क्या है? इसको बोलते हैं हम एफ पी एफ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। एफ पी एफ शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे उसका जी आई एफ होता है ऐसे ही इसका एफ पी एफ, या ऐसे भी लिख के आता है द सा और बा फा, ऐसे दशमलांश भागफलन, ठीक है ना। दशमलांश भागफलन पूर्णांक पर सतत व अवकलनीय। अवकलनीय नहीं होता है, सतत एवं अवकलनीय नहीं होता है। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट है इसका, यह एक आवर्ती फलन है। आवर्ती फलन है जिसका आवर्तनांक, जिसका मूलभूत आवर्तनांक एक है। मूलभूत आवर्तनांक कितना है? एक है। चलिए अब इसकी प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे इधर। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी आती है, इसकी प्रॉपर्टियां ज्यादा नहीं है, ये याद रखना है आपको। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बराबर एक्स तब होता है जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बिटवीन, किसके बिटवीन हो? 0 से 1 के। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मान 0 तब होता है जब x बिलोंग्स टू पूर्णांक हो, इंटीजर हो। क्या हो? इंटीजर। थर्ड आता है माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर होता है 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, जो अभी अपन कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग। यदि x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, x इंटीजर नहीं होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर, जैसे x प्लस माइनस आई है, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कोई पूर्णांक भी जुड़ा हुआ है, तो इस पूर्णांक को हम बाहर ले सकते हैं। इस पूर्णांक को हम क्या ले सकते हैं? बाहर ले सकते हैं। तो ये होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है, तो सभी स्टूडेंट इसको ध्यान से पढ़ लें। इसका यूज पीरियोडिक फंक्शन के में काफ़ी किया जाता है इसका। चलिए अब अपन इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। पहले इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं पेज को। क्वेश्चन,
यदि बॉक्स एवं पार्ट क्रमशः GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एवं FPF फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन को निरूपित करते हों तो आपको वैल्यू निकालना है बॉक्स ऑफ x प्लस समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 2000 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस r अपॉन में 2000 बराबर का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपन ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। क्या दिया है क्वेश्चन में आपको कि बॉक्स तो GIF है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हमें वैल्यू निकालना है इस वाले फंक्शन की। इस वाले फंक्शन की हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना है इधर। देखिए इधर सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जैसे एक कोई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है, जैसे हम लिखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी 2 + 0.3। तो यहाँ पर r का जो मान है वो 1 है, 2 है, 3 है, मतलब r जो है, r तो पूर्णांक है भाई। r कैसा है, पूर्णांक है r, ठीक है ना। r का मान तो पूर्णांक है भाई, ठीक है ना। तो r पूर्णांक है और x निश्चित बात है, x फिर यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट होगा, फ्रैक्शनल में होगा, ठीक है ना। तो जैसे ये r हो गया और ये x हो गया, तो इक्वल में क्या आया आपका 0.3 आ गया। कितना आ गया, 0.3। मतलब 0.3 का फ्रैक्शनल भी क्या आएगा, 0.3 आएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर मैं आपको जो बात समझाने जा रहा हूँ कि अगर फ्रैक्शनल में x प्लस r है तो हम इसको सीधा सा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं कि क्योंकि इसकी भी वैल्यू x आना है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की भी वैल्यू क्या आएगी, x आएगी, क्योंकि यहाँ पर x जो है वो फ्रैक्शनल है और r जो है वो आपका क्या है, पूर्णांक है। तो f प्लस i का जो फ्रैक्शनल पार्ट आता है वो क्या आएगा, f आएगा। क्या आएगा आपका f। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब x प्लस r को हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से रिप्लेस कर सकते हैं। ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को। अब देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखें आप। ये बॉक्स ऑफ x है, ठीक है, इसको तो ऐसा ही रहने दें, इससे तो अपन को टच भी नहीं करना है। r इक्वल टू 1 to कितना है, 2000 है। यहाँ पर x प्लस r की जगह क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2000। अब भैया अब आप यहाँ पर देखें कि यहाँ तो r है ही नहीं। r हम बराबर 1 रखेंगे तो भी यही मिलेगा, r बराबर 2 रखेंगे तब भी यही मिलेगा, r बराबर 3 रखेंगे तो भी यही मिलेगा। मतलब r का मान 1 से लेके 2000 तक आप रखते जाएंगे तो यही मान बार बार आता है। मतलब ये मान कितनी बार आएगा आपका, 2000 बार। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि बॉक्स ऑफ x, जब आपने r का मान 1 रखा तब भी क्या मिला, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अपॉन 2000। 2 रखा तब भी क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000। 3 रखा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000
और डॉट 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 जब आप 2000 रखेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000। मतलब ये यहां से लेके ये कितनी बार है, 2000 बार। कितनी बार है भाई, ये 2000 बार है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन में 2000 जुड़ जाएंगे तो 2000 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन में 2000 आ जाएगा। इससे ये पार्ट क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट। मतलब क्या मिला, फ्रैक्शनल पार्ट, वो सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इन दोनों का योग क्या होता है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू होता है x माइनस बॉक्स x। ठीक है ना। तो निश्चित बात है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस बॉक्स x बराबर क्या होना चाहिए, x होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x। तो यही आपका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी स्टूडेंट ये याद रखें। केवल ट्विस्ट जो है वो यहाँ पर है इस क्वेश्चन में, ये है एक मेन बात। अगर जिसने ये सोच लिया वो इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेगा, और नहीं सोच पाए तो भाई कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है ना। चलते हैं भाई अपन अब आगे, और अभी अपन फंक्शन पढ़ लें, उसके बाद हम वापस डोमेन को एक बार लेंगे। नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम पूर्णांक फलन। ये केवल आपको नॉलेज होना चाहिए, बट इसका यूज बहुत कम होता है, बहुत कम ही क्वेश्चन है इसके यूज के। तो इस पर इतना ज़्यादा गहराई से मंथन नहीं करना है। न्यूनतम पूर्णांक फलन क्या होता है, इसे से निरूपित करते हैं। से निरूपित करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्मॉलेस्ट, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्स या एक्स से अधिक पूर्णांक। एक्स या एक्स से अधिक पूर्णांक, ये इसकी डेफिनेशन होती है। इसी को हम कैसे लिखते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन x का जो मान होता है वो लेस देन इक्वल टू, जो मान होता है आपका वो होगा आपका, एक मिनट सभी, तो ये इक्वल यहाँ से हटा दें आप, इक्वल यहाँ नहीं आएगा, x प्लस 1 से छोटा होगा और x के बराबर या x से बड़ा होगा। ये डेफिनेशन होती है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाम के अकॉर्डिंग विपरीत है, वो तो महत्तम पूर्णांक फलन था जबकि उसमें कम पूर्णांक लेते थे, और इसमें आप अधिक पूर्णांक लेते हैं। क्या लेते हैं, अधिक पूर्णांक। तो चलिए इस पर अपन कुछ एग्जाम्पल्स इस पर देखे लेते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट कि जैसे 2.4 है तो इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, इससे जस्ट बड़ा तो कितना आएगा, 3 आएगा। भाई 3.6 है तो 3.6 से जस्ट बड़ा क्या आएगा, 4 आएगा।
0.9 है तो 0.9 से बड़ा क्या आएगा, 1 आएगा। नेगेटिव ले लें, माइनस का 2.3 है जैसे, तो इससे जस्ट बड़ा पूर्णांक क्या होगा, -2, सॉरी ये माइनस होगा, -2 होगा। कितना होगा, -2, ठीक है ना। माइनस का 0.9 है जैसे, तो इससे जस्ट बड़ा पूर्णांक क्या होगा आपका, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। माइनस का 3.6 है जैसे, तो इससे जस्ट बड़ा पूर्णांक क्या होगा, -3 होगा। हाँ, अगर केवल पूर्णांक ही है, जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा, जैसे -5 है तो -5 ही रहेगा। तो पूर्णांक के केस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पूर्णांक के केस में तो सेम ही रहेगा, कोई पर। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। चलिए इसकी ग्राफ पर हम बात कर लेते हैं जल्दी से, ध्यान से देखेंगे इसका ग्राफ। बिल्कुल ग्रेटेस्ट इंटीजर की तरह बनता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है इसमें और उसमें। ये एक्स एक्सिस एंड ये आपका वाई एक्सिस। ध्यान से देखेंगे, चलिए सारे पॉइंट मार्क कर दें अपन। ये 0 है, यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर भी मार्क करते हैं, ये 1 है, ये आपका 2 है, ऐसे ही ये आपका -1 है, ये -2 है और ये -3 है। यहाँ पर माइनस का 1 है, माइनस का 2 है और माइनस का 3। भाई इसको भी अपन थोड़ा सा एडजस्ट करें, यहाँ पर y को थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं अपन, जिससे 3 आ जाए। चलिए अब बनाते हैं इसका ग्राफ, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। देखो इधर, अगर हम 0 से थोड़ा भी इस साइड जाएंगे, देखो 0 से थोड़ा भी जैसे हम लिखें कि 0.1 का स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। तो 0 से थोड़ा भी आप गए तो तुरंत ही आपका जो फंक्शन है वो 1 पर पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, 1 पर पहुंच जाएगा और इस टाइप से बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही हम 1 से भी थोड़ा आगे गए तो सीधा आप कहाँ पहुंच जाएंगे, 2 पर पहुंच जाएंगे। और 2 से थोड़ा भी आगे गए तो आप कैसे कहाँ पहुंच जाएंगे, सीधा 3 पर, इस टाइप से। ऐसे ही अगर अपन 0 से इस तरफ रहे, इस डायरेक्शन में रहेंगे तो ये क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है ना। 0 रहेगा कब तक, आपका -1 तक। फिर सीधा जंप करके ये क्या पहुंचेगा, इस साइड, फिर -2 पर, फिर यहाँ पर भी इस टाइप से, ये इसका ग्राफ बनता है, ठीक है ना। चलिए इसकी डोमेन रेंज लिख देते हैं। इसकी जो डोमेन होगी वो R होगी, रेंज क्या होगी, पूर्णांक होगी। रेंज क्या होगी, इंटीजर, पूर्णांक। ये एक मैनी वन फंक्शन है, बहु एकैकी फलन है। पूर्णांक पर सतत व अवकलनीय नहीं होगा। पूर्णांक पर सतत एवं अवकलनीय
नहीं होगा। ये होता है आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। केवल इतनी ही नॉलेज आप रख लें, इसके लिए यही काफ़ी है। बस इतने से ही आपका काम चल जाएगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो फंक्शन आपको बताने जा रहा हूँ, ये फंक्शन बहुत मोस्ट है। ये इन फंक्शंस को आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस डोमेन पर पुटअप होते हैं वो इसी फंक्शन से ही पुटअप किए जाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे। चलिए लॉगरिथमिक फंक्शन ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है डोमेन के लिए। लॉगरिथमिक फंक्शन इसको हिंदी में बोलते हैं लघुगणकीय फलन। ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे लघुगणकीय फलन कौन सा होता है आपका। इसमें सीखने को भी बहुत है, बहुत ज़्यादा है ये। तो ध्यान से देखेंगे इधर। सबसे पहले जैसे एफ एक्स इक्वल आपको दिया है लॉग ऑफ बेस ए एक्स, यहाँ पर ए जो होता है ये बेस होता है। ये इसको हम क्या कहते हैं, ये आधार होता है लॉग का। लॉग का क्या होता है, आधार। अब एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ए एक्स है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है। इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं जिनसे आपकी डोमेन फाइंड आउट होगी। तो ये मेन 3 कंडीशंस हैं, ये सभी स्टूडेंट इसको याद रखें कि एक्स जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, आधार कभी भी आपका 1 नहीं होगा। ये 3 कंडीशंस हैं जो आपके डोमेन के काम में आने वाली हैं सबसे ज़्यादा। लॉगरिथमिक फंक्शन के केस में सबसे ज़्यादा मोस्ट है ये पार्ट। तो ये आपको याद रखना है, एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ए ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और बेस कभी भी 1 नहीं होगा। ठीक है ना, क्लियर। वैसे आपने 11th क्लास में लॉगरिथम्स पढ़ाया होगा, आपको टीचर्स ने 11th क्लास में है लॉगरिथम्स। अब देखिए लॉग की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, लॉग कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। तो ये चीज़ पर हम बात करेंगे कि यदि x ग्रेटर देन 1 है और a भी ग्रेटर देन 1 है, या x लेस देन 1 है और a भी लेस देन 1 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इस कंडीशन में लॉग जो होगा ए धनात्मक हो, कैसा होगा, धनात्मक होगा, ठीक है। और यदि x ग्रेटर देन 1 है और a लेस देन 1 है, या x लेस देन 1 है और a ग्रेटर देन 1 है, मतलब एक तो यूनिटी के इस साइड और एक यूनिटी के दूसरी साइड, एक तो बड़ा और एक छोटा। तो इस कंडीशन में जो लॉग होगा आपका बेस ऑफ x ये ऋणात्मक होगा। लॉग कैसा होगा आपका, ऋणात्मक होगा। तो ये आपको याद रखना है
जैसे भाई एग्जाम्पल के केस पे, जैसे किसी ने आपसे पूछा log ऑफ बेस 1/2, तो ये कैसा है, ये भाई नेगेटिव है, सीधा आप बोल सकते हैं ये कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि ये तो वैल्यू 1 से छोटी है बेस तो, और x 1 से बड़ा है। अब भाई log ऑफ बेस 5 ये कैसा होगा, ये भाई आपका पॉजिटिव, ये कैसा होगा आपका पॉजिटिव, मतलब x तो 1 से बड़ा और a 1 से बड़ा, या तो दोनों ही 1 से छोटे हों या दोनों ही 1 से बड़े हों, तो उस कंडीशन में log पॉजिटिव होता है। और अगर एक बड़ा है और एक छोटा है, मतलब x तो बड़ा है और a छोटा है, या a बड़ा है और x छोटा है, तो उस कंडीशन में जो log होगा, वो log की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अब अपन इसके ग्राफ पर बात करेंगे, इसके ग्राफ पर बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। लॉग का जो ग्राफ होता है, लॉग का जो ग्राफ होता है आपका, वो दो केसों में बनता है। कितने केसों में बनता है, दो केसों में बनता है लॉग का ग्राफ। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट, यदि 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1, आधार जो है वो 0 से 1 के बिटवीन है, आधार जो है वो 0 से किसके बिटवीन है, 1 के बिटवीन है। तो अब आप देखें इधर कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर यहाँ पर x का जो मान है वो 1 से छोटा हो जाए, x का मान 1 से छोटा है और a का मान भी 1 से छोटा है, तो उस कंडीशन में जो log की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। log की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब पॉजिटिव होगी। x इक्वल टू 1, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, और x अगर ग्रेटर देन 1 है तो log की वैल्यू जो होगी वो लेस देन क्या होगी, 0 होगी। ये केस बनते हैं इसमें। चलिए अब इसका हम ग्राफ पर बात कर लेते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे log का, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। सबसे पहले तो उस पॉइंट को मार्क करो जिस पर log का मान 0 है, तो मैंने इस पॉइंट को मार्क कर दिया, ये पॉइंट है आपका 1, याद रखना है इस कंडीशन में log 0 की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। जब आधार आपका 1 से छोटा होता है तो उस कंडीशन में log 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पर आपका 0 है, तो कर्व आपका कहाँ से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा, और इस टाइप से जाएगा। ये ग्राफ बनता है, थोड़ा सा आप बेंड करके अच्छे से बनाएं, ठीक है ना, यूं घुमा के इस टाइप से बनाएं आप इसको ग्राफ को। तो ये कंडीशन ये होता है 0 से 1 की कंडीशन में ग्राफ। क्लियर। अब चलते हैं भाई केस सेकंड। केस सेकंड, यदि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1, a की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन आपकी 1 है। अब a की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है उस कंडीशन में क्या आता है, एफ एक्स इक्वल टू, ध्यान से समझेंगे,
जब x, यदि x का मान भी 1 से बड़ा है और a भी 1 से बड़ा है आपका, ठीक है ना, तो log का मान पॉजिटिव होगा। x इक्वल टू 1 पर log का मान क्या होगा, 0 होगा, फिक्स है। और x जब लेस देन 1 होगा तो इस कंडीशन में इसका मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा। हमेशा याद रखना है इस कंडीशन में जो log 0 का मान होता है वो माइनस अनंत होगा। आधार 1 से कम तो log 0 का मान अनंत, और आधार 1 से बड़ा तो log 0 का मान क्या आएगा भाई आपका, यहाँ पर आप लिख दें, ये केस फर्स्ट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। ज्यादा ऊपर चला गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं केस सेकंड में। जो मेन कर्व होता है वो ये वाला होता है, ये याद रखना है। वो एक एक्सेप्शनल केस है, वो तो पहला केस, लेकिन जो अगर हमें बनाना पड़ेगा तो हम इस वाले केस से ग्राफ बनाएंगे, ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को। तो सबसे पहले ये 0 है, ठीक है, यहाँ पर हम 1,0 मार्क कर देंगे पॉइंट को। अब ग्राफ कैसे बनेगा, जब हम जैसे जैसे हम 0 की तरफ बढ़ेंगे यहाँ से, तो ग्राफ कहाँ की ओर बढ़ेगा आपका, माइनस अनंत की ओर, तो इस टाइप से। और ये इसको कहाँ पर स्पर्श करेगा, अनंत पर। और पॉजिटिव में बढ़ेंगे तो ये ग्राफ इस टाइप से बढ़ेगा। तो ये होता है आपका किस कंडीशन में, जब a 1 से बड़ा। ये जो लाइन होती है ये y अक्ष, मतलब x इक्वल टू 0 लाइन, रेखा x इक्वल टू 0 या y अक्ष, ये इसकी अनंत स्पर्शी होती है। ये इसकी क्या होती है, एक अनंत स्पर्शी होती है। चलिए अब मैं बता दूं आपको कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ, इस ग्राफ को हम बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड। कॉनकेव डाउनवर्ड बोलते हैं अवतल नीचे की ओर। अवतल नीचे की ओर होता है ये ग्राफ, क्योंकि जो लॉग होता है, लॉग एक्स होता है, जैसे ये एफ है, अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं तो 1/x आता है, और अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो -1/x इस पर आता है, जो कि ऑलवेज। और जिस कर्व का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है उसका जो ग्राफ होता है वो कॉनकेव डाउनवर्ड बनता है। उसका ग्राफ सदैव कैसा बनता है, कॉनकेव डाउनवर्ड बनता है। तो ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को, ये बहुत मोस्ट लाइन है। अब चलिए इसकी डोमेन पर बात करते हैं। इसकी जो डोमेन होगी वो होगी 0 से लेके अनंत, मतलब r प्लस, क्योंकि लॉग जो होता है वो नेगेटिव संख्याओं के लिए परिभाषित नहीं होता है, ऋणात्मक संख्या के लिए लॉग परिभाषित नहीं होता है। रेंज की बात करें अगर अपन, तो y अक्ष में आपको दिख रहा है ये प्लस माइनस अनंत से लेके कहाँ तक जा रहा है, प्लस अनंत तक। ये एक 1/1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, 1/1 फंक्शन है। कैसे, इसको हम 1/1 फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर एक नोट डालना है आप सभी लोगों को। नोट अभी मैंने जस्ट बोला था थोड़ा, हाँ, नोट क्या है, लॉग ऋणात्मक संख्याओं के लिए
लिए परिभाषित नहीं होता है। परिभाषित नहीं होता है। अब मैं आपको बता दूं, आपको दो तरह के लॉग देखने को मिलेंगे। कितने तरह के लॉग देखने को मिलेंगे आपको? दो तरह के। एक तो लॉग इस रूप में आएगा ln, और एक लॉग आता है इस रूप में log। तो अगर जैसे आधार दिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आधार जो भी दिया हो हमें उसके अकॉर्डिंग करना है। लेकिन अगर इनकेस आधार नहीं है और ln है, और तो हमें इसका जो आधार है वो e कंसीडर करें। लेकिन ये कंट्रोडक्शन होता है इनमें, और इसका जो आधार है वो हम 10 कंसीडर करते हैं। लेकिन कभी कभी इसका भी आधार हम ई कंसीडर कर लेते हैं, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे लॉग में ही ई बेस दे देता है ये। तो ये आधार 10 लेते हैं और इसके लिए आधार ई लेते हैं। ई यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी वैल्यू होती है 2.72। इसकी वैल्यू क्या होती है? 2.72 होती है। और हमेशा याद रखना है कि लॉग का जो अवकलन होता है वो 1/x आधार ई पर होता है। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ln x 1/x होता है, ना कि log x। अगर log है तो यहाँ पर बेस e होना चाहिए। कितना होना चाहिए? बेस e होना चाहिए। क्लियर? तो ये होती है log की कहानी। अब आती है log की प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। प्रॉपर्टीज बहुत हैं इसकी, 14 प्रॉपर्टी हैं। मैं आपको बता दूं कि लॉगरिथम एक पूरा टॉपिक है जिससे जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं आपके। किसमें? जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं, और इस साल भी जेई मेंस में लॉगरिथम्स के से क्वेश्चन आया था। तो सभी स्टूडेंट, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से। अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। उसमें लॉगरिथम्स की मैंने 8 वीडियो डाल रखे हैं। पूरा लॉगरिथम्स उसमें मैंने समझाया है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे यूट्यूब चैनल पर, ये मेरा यूट्यूब चैनल है इस नाम से, अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स क्लासेस की, उसमें लॉगरिथम्स के 8 वीडियो डाल रखे हैं मैंने। तो आप उन 8 वीडियो को लेक्चर नंबर फर्स्ट से लेके इस टाइप से शो अप कर रखा है, लेक्चर नंबर फर्स्ट टू लेक्चर नंबर 8 तक। तो उनको आप देखें। और लॉगरिथम्स के मैंने उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको बताए हैं। 12th का मैं लॉगरिथम्स में हम डोमेन पे बात करेंगे, पर्टिकुलर लॉगरिथम्स के क्वेश्चन पे बात नहीं करेंगे। तो अगर जिन स्टूडेंट्स को लॉगरिथम्स पढ़ना है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। और जब अगर आप उस यूट्यूब चैनल का यूज करें तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड सर्किल में भी अपने स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड सर्किल में भी इन्फॉर्म ज़रूर करें। सो चलते हैं भाई अब आगे। चलिए, ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी जिससे आप लॉगरिथम्स अच्छे से पढ़ सकें चैनल पर जाकर मेरे। चलिए, अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं इसकी, सभी स्टूडेंट को ध्यान से देखना है इनको और याद करना है भाई।
इनको क्या करना है, आपको याद जरूर करना है, ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है जैसे log ऑफ बेस ए एक्स इक्वल टू वाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू ए की पावर वाई। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए की पावर वाई लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है ये बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग की, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे log ऑफ बेस 2 4 इक्वल टू 2 है जैसे, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इक्वल टू, ये जो बेस है ये यहाँ पहुँचेगा और इक्वल में आ जाएगा 2 की पावर 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इस प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जैसे log ऑफ बेस ए m इंटू एन दिया है, तो अगर दो संख्याओं का गुणा है लॉग में, तो ये दोनों संख्याएं अलग अलग लॉग में एडिशन में आ जाती हैं। किसमें आ जाती हैं, एडिशन। ये जरूरी नहीं है 2 हो, 3 हो तो 3 एडिशन में आ जाएंगी, 4 होंगी तो 4 एडिशन में आ जाएंगी, कितनी भी हो, लेकिन मल्टीप्लाई में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, मल्टीप्लाई में होना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट यहाँ प्लस रहता है और इसका यूज कर देता है, तो ये गलत है आपका। थर्ड आती है log ऑफ बेस ए m अपॉन n बराबर होता है, अगर अपॉन में है तो वो संख्याएं log m माइनस का क्या आ जाएगा, log बेस ए n आ जाएगा। फोर्थ आती है प्रॉपर्टी log ऑफ बेस ए m की पावर n है, तो जो m की पावर n है तो ये n जो है ये उठ के बाहर आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, मतलब n, इसको हम लिख सकते हैं n log ऑफ बेस ए m। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आती है 5 नंबर प्रॉपर्टी कि log ऑफ बेस ए अगर ये दोनों संख्याएं बराबर है, दोनों संख्याएं बराबर है तो उस log का मान 1 होता है। जैसे कभी आ जाए आपके पास log ऑफ बेस ई, तो आप फटाक इसकी जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है ना। log ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है, 0, बट यहाँ पर 1 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 1, a कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है, नहीं तो आप log 1 को 0 रख दें, ठीक है ना। आधार कभी भी 1 नहीं हो सकता है, ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। नेक्स्ट 7 नंबर कंडीशन आती है log ऑफ बेस ए एक्स है जैसे, तो इसको आप 1 अपॉन log ऑफ बेस एक्स ए भी लिख सकते हैं, इस टाइप से। अगर इसको अपॉन करेंगे तो आधार और पावर्स ये दोनों इंटरचेंज हो जाती है, क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। 8th नंबर प्रॉपर्टी आती है log ऑफ जैसे अगर a की पावर अल्फा है और यहाँ m है, मतलब बेस की पावर है, किसकी पावर है, बेस। यहाँ पर ये याद रखना है ये बेस a की पावर अल्फा है, ठीक है, m तो अलग है। तो ये जो अल्फा है ये बेस की जो पावर होती है वो 1 अपॉन के फॉर्म में बाहर आती है, किसके फॉर्मेट में बाहर आएगी, 1 अपॉन के फॉर्मेट। जैसे m की पावर n होता तो मल्टीप्लाई में, लेकिन आधार की पावर है तो वो बाहर किस में आएगी, डिवाइड में आएगी, किस में आएगी, डिवाइड में। 9 नंबर आती है आपकी प्रॉपर्टी log ऑफ बेस ए एक्स। जैसे कभी कभी हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है जिसमें क्वेश्चन में जो आधार है उस आधार पर क्वेश्चन, उस आधार के रूप में आंसर नहीं आता है, मतलब कोई अतिरिक्त आधार आता है, तो हम किसी भी लॉग को अतिरिक्त आधार लेकर 2 लॉगों में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर b जो है वो अतिरिक्त आधार है,
ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये कैसा आधार है? अतिरिक्त आधार है। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी आपकी 10 नंबर। ध्यान से देखते चलें सभी स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज बहुत मोस्ट है। टेन नंबर प्रॉपर्टी, जैसे ए की पावर लॉग ऑफ बेस ए एक्स है। अगर ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, ये संख्या और ये संख्या अगर दोनों बराबर हैं, तो उस कंडीशन में ये लॉग जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है और ये बराबर में केवल क्या रह जाता है? एक्स रह जाता है। ठीक है। 11 नंबर प्रॉपर्टी आती है, जैसे ए की पावर लॉग ऑफ बेस बी है और एक्स, तो हम इस एक्स को और इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब आप इसी को लिख सकते हैं एक्स की पावर लॉग ऑफ बेस बी ए, ये इंटरचेंज। ये प्रॉपर्टी बहुत मोस्ट है, ये याद रखना। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, आपके क्वेश्चंस में यूज होगी। ठीक है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कहीं भी इस प्रॉपर्टी का यूज हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 12, ये आपकी डोमेन में सबसे ज़्यादा यूज होगी। ये दो केसों में है, जैसे log ऑफ बेस ए एक्स इज ग्रेटर देन वाई है, इज ग्रेटर देन क्या है? वाई है। तो इसके दो केसों में होता है, ये याद रखना है। ये डोमेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो केस फर्स्ट क्या है इसके लिए कि यदि आधार जो है वो 0 से 1 के बिटवीन है, 0 से किसके बिटवीन है? 1 के। जब आधार 0 से 1 के बिटवीन होगा, ये याद रखना है, तो इसमें हम प्रॉपर्टी फर्स्ट लगाएंगे, तो ए कहाँ जाएगा? वाई के पास। तो एक्स बट बीच का जो साइन होगा ये पलट जाएगा, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? ए की पावर वाई आ जाएगा। एक्स बराबर ए की पावर क्या आएगा? वाई आएगा। और केस सेकंड की कंडीशन में यदि आधार एक से बड़ा है, एक से अगर बड़ा है, तो उस कंडीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उस कंडीशन में जो x जो होगा वो ग्रेटर देन होगा ए की पावर वाई के। इसके ए की पावर वाई के होगा। ये याद रखना है। ये प्रॉपर्टी आपकी बहुत, जो स्टार लगाता जा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टियाँ बहुत मोस्ट हैं आपकी। चलिए नेक्स्ट आती है 13 नंबर प्रॉपर्टी। ध्यान से देखेंगे, जैसे इसी का ही दूसरा रूप है, जैसे log ऑफ बेस ए एक्स इज ग्रेटर देन log ऑफ बेस ए वाई। सबसे पहले तो इसमें आपको आधार समान करने हैं। अगर यदि समान ना हो, ठीक है, सबसे पहला काम है आधार समान करना। अब वही दो केसों में हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। जब x का मान 0 से 1 के बीच में होगा, तो x जो होगा वो y से छोटा हो जाएगा। तुलना करेंगे, आधार की तुलना कर ली, आधार समान है, तो हम इसकी इस y से डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। ठीक है ना। केस सेकंड आता है आपका कि a अगर 1 से बड़ा है, अगर a 1 से बड़ा है तो x भी ग्रेटर देन क्या होगा? y। तो ये प्रॉपर्टी हैं आपकी 13 प्रॉपर्टी हैं लॉगरिथम्स की। तो इनको सभी स्टूडेंट अच्छे से लर्न कर लें। इसमें मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टियां बहुत मोस्ट हैं। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत मोस्ट है, एक ये तीनों तो बेसिक प्रॉपर्टियां हैं लॉग की, तो ये तो बहुत मोस्ट है ही। ये भी वाली आपकी काफ़ी यूज होगी। ठीक है। और आपकी
एक ये प्रॉपर्टी बहुत मोस्ट है, एक ये बहुत मोस्ट है, और एक ये प्रॉपर्टी मतलब आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। इनका यूज भी बिल्कुल, सबसे कठिन बात तो यही होती है लॉगरिथम्स की। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप लॉगरिथम्स के सारे वीडियोस देख लें, जिससे आपको लॉगरिथम्स के क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस हो जाएगी अगर, और टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आज हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन पढ़ लिया, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ लिया और लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ लिया। अब इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथम्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपस में कोरिलेटेड होते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो चेंज होता है लॉगरिथमिक में, और लॉगरिथमिक फंक्शन चेंज होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर ये ए की पावर वाई लिखा हुआ है ना, ये चरघातांकीय फलन है। अचर की पावर चर, अचर की पावर चर मतलब चरघातांकीय फलन। और फिर हम अब कल ही हम लॉगरिथम्स के पर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपके साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।